स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी एक चीज क्या है जिसके बिना दुनिया चल नहीं सकती, तो शायद आपका जवाब ऑयल होगा। स्पेशली करंट एरा में ये जवाब और भी ऑब्वियस हो जाता है। और दोस्तों, ऐसा इसीलिए क्योंकि कार से लेकर च्युइंगम तक हमारे डेली यूज आइटम्स में ऑयल एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इसका अनरिफाइंड फॉर्म यानी क्रूड ऑयल एक नेचुरली ऑकरिंग लिक्विड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स और दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे सालों पुराने एनिमल और प्लांट रिमेन से बना है। सैंड, सिल्ट और रॉक के लेयर्स में दबे ये ऑर्गेनिजम्स हीट और प्रेशर के इम्पैक्ट से फॉसिल फ्यूल में तब्दील हो गए, जिसे रिफाइन करके गैसोलीन, डीजल और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस जैसे यूजेबल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। अपने वाइड रेंज ऑफ यूजेस के लिए क्रूड ऑयल इंडस्ट्रियल एज का एक की कंपोनेंट बन गया। यही नहीं, दूसरे एनर्जी सोर्सेस के कंपैरिजन में न्यूली डिस्कवर्ड क्रूड ऑयल सस्ता और एफिशिएंट था, जिससे ट्रांसपोर्टेशन फास्टर बना और ग्लोबल प्रोडक्शन बूस्ट हुआ। वैसे तो ऑयल वेल ड्रिलिंग के अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स 347 AD के आसपास चाइना में पाए गए, लेकिन इसकी मॉडर्न हिस्ट्री मिड 19 तक ट्रेस की जा सकती है, जब 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एडविन ड्रेक द्वारा पहला मॉडर्न वेल ड्रिल किया गया। इस डिस्कवरी ने ऑयल रश की सिचुएशन पैदा कर दी, जिसमें ऑयल वेल्स और रिफाइनरीज तेजी से बढ़ने लगे। नेचुरली अमेरिका में ऑयल सबसे वैल्यूएबल कमोडिटी बन के उभरा। सब्सिक्वेंटली टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू के चलते मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका के वास्ट ऑयल रिजर्व्स सामने आने लगे और आज वो ऑयल मार्केट के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बन चुके हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी फॉसिल फ्यूल और खासकर ऑयल पे इतनी डिपेंडेंट हो गई कि इसकी डिमांड अक्सर पॉलिटिकल अनरेस्ट को इंकरेज करता आया है। नेशंस किसी भी तरह से ऑयल सप्लाईज को इंश्योर करने की कोशिश में लगे रहते हैं, चाहे वो ट्रेड हो या डिप्लोमेसी या फिर आर्म्ड कॉन्क्वेस्ट। नेचुरली ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ ऑयल वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी शेप करता है, लेकिन हम सबको पता है कि ऑयल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी एक फाइनाइट रिसोर्स जो एक दिन खत्म हो जाएगा। और ऑयल के बढ़ते डिमांड को देख हमारे मन में शायद ये सवाल आता हो कि कब तक हम इस रिसोर्स को यूटिलाइज कर पाएंगे। क्या दुनिया में अनलिमिटेड ऑयल प्रोड्यूस हो सकता है? इसका जवाब सिंपल नहीं है, क्योंकि अवेलेबिलिटी के अलावा भी कई और फैक्टर्स हैं जिन पे ऑयल प्रोडक्शन डिपेंडेंट है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं फैक्टर्स पे चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी GS2 के IR सेक्शन और GS3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी जरूरी है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि यूपीएससी CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना पहला लाइव फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें NCERT से लेकर रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 14 नवंबर इवनिंग 6 PM से हो रही है। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। तो 1995 में वर्ल्ड ऑयल सप्लाईज का असेसमेंट करते हुए यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी कि USGS ने ये एस्टिमेट किया था कि पूरी दुनिया में लगभग 3 ट्रिलियन बैरल्स ऑफ रिकवरेबल ऑयल मौजूद है, जिसमें से 710 बिलियन बैरल्स 1995 तक कंज्यूम हो चुका था। इस सर्वे ने यह स्पेसिफाई किया था कि अलग अलग प्रोबेबिलिटीज के चलते ऑयल का टोटल रिकवरेबल अमाउंट कभी हाई और कभी लो हो सकता है, लेकिन फिर भी USGS के इन एस्टिमेट्स पे सवाल उठाए गए थे। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स के थ्रू ऐसी सिचुएशन क्रिएट किए जा सकते हैं जहां से ऑयल रिकवरेबल हो। वहीं दूसरे एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया का आधा ओरिजिनल ऑयल सप्लाई खत्म हो चुका है और रिकवरेबल ऑयल की क्वांटिटी बहुत ही कम होगी। दरअसल ये पता करना मुश्किल है कि पूरी दुनिया में कितना ऑयल अवेलेबल है, क्योंकि इसके अवेलेबिलिटी को कैटेगराइज करने के कई तरीके हैं। पहले सोर्स की बात करें तो एक कैटेगरी है प्रूवन रिजर्व्स और दूसरा है जो टेक्निकली रिकवर किए जा सके। अक्सर जब हम ऑयल रिलेटेड कोई भी स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो वो यूजुअली प्रूवन रिजर्व्स पे फोकस होता है। प्रूवन रिजर्व्स का मतलब है वो ऑयल जो कोई भी रीजन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सके।
ब्रिटिश पेट्रोलियम के 2019 स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी के मुताबिक अर्थ के टोटल प्रूवन रिजर्व्स उस साल तक 1733.9 बिलियन बैरल्स थे, जिनमें से 35.9 बिलियन बैरल्स ऑलरेडी कंज्यूम हो चुके थे। बेसिक कैलकुलेशन ये कहता है कि अगर कंजम्पशन कांस्टेंट रहा और ये प्रूवन रिजर्व्स नहीं बढ़े तो 48 ईयर्स के अंदर यानी 2067 तक सारे रिजर्व्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे। लेकिन एनर्जी एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि इन प्रूवन रिजर्व्स के पीछे टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन के साथ साथ एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA जैसी स्टैटिस्टिकल एजेंसीज टेक्निकली रिकवरेबल रिसोर्सेज या TRR पे भी फोकस करते हैं। इसका मतलब है वो ऑयल रिसोर्स जिसे करंट मेथड और टेक्नोलॉजी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये प्रॉफिटेबल नहीं है। इसलिए दावे के साथ कोई नहीं कह सकता कि हमारे पास रियलिस्टिकली कितना ऑयल अवेलेबल है, लेकिन स्टडीज के मुताबिक टेक्निकली रिकवरेबल ऑयल के नंबर्स कई रीजन्स में प्रूवन रिजर्व से ज्यादा हैं। इसके अलावा टेक्निकली रिकवरेबल रिसोर्सेज का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन अभी तक अनडिस्कवर्ड है, यानी ऐसे रिसोर्सेज जिनके होने का प्रोडक्शन किया गया है। ये प्रोडक्शन जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री और रॉक फॉर्मेशन के बेसिस पे किया जाता है। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया भर में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑयल डिपॉजिट्स हैं, लेकिन इन्हें एक्सट्रैक्ट करना आसान नहीं है। इसकी वजह से कहीं फिजिकल फॉर्मेशन है जैसे शेल रॉक में छुपे डिपॉजिट्स, या कहीं लोकेशनल जैसे सीबेड डिपॉजिट्स। इन चैलेंजेस को टेक्नोलॉजी की मदद से ओवरकम तो किया जा सकता है, लेकिन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को लेकर काफी डाउट है। फॉर एग्जांपल, यूएसए के ऑयल प्रोडक्शन राइज के पीछे हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग या फ्रैकिंग की टेक्निक क्रूशल रही है। फ्रैकिंग में अर्थ को ड्रिल करके बोरहोल्स में हाई प्रेशर वाटर मिक्सचर पंप किया जाता है। इससे डीप रॉक फॉर्मेशंस को तोड़ा जाता है ताकि ऑयल और गैस रिलीज हो सके। लेकिन फ्रेकिंग दूसरे एक्सट्रैक्शन मेथड्स के मुकाबले एक्सपेंसिव है और कई एनवायरमेंटल एडवोकेट्स उसे एक इकोलॉजिकली डैमेजिंग प्रैक्टिस मानते हैं जो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन और अर्थक्वेक जैसे क्राइसिस पैदा कर सकती है। इन सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये तो कहा जा सकता है कि भले ही दुनिया अनलिमिटेड ऑयल प्रोड्यूस ना कर पाए, लेकिन वो दिन अभी बहुत दूर है जब सारे ऑयल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट किया जा चुका होगा। लेकिन अनलिमिटेड ऑयल प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी सिर्फ अवेलेबिलिटी या टेक्नोलॉजी से ही नहीं, बल्कि ऑयल की प्राइसिंग से भी लिमिटेड है। इसे समझने के लिए आइए ग्लोबल ऑयल मार्केट को समझते हैं। दोस्तों, जब सेम इंडस्ट्री के कंपनीज एक दूसरे के साथ compete करने के बजाय म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए कोलैबोरेट करते हैं, तो ऐसे मार्केट को ओलिगोपोली कहा जाता है, जहां मोनोपोली में एक सिंगल कॉर्पोरेशन पूरे मार्केट को डोमिनेट करता है। वहीं ओलिगोपोली में कुछ सिलेक्टेड फ्यू कंपनीज होते हैं जिनका उस सेक्टर या मार्केट पे दबदबा बना रहता है। ऐसे में स्मॉल कंपनीज का उन मार्केट्स में एंटर या compete करना पॉसिबल नहीं होता। 1960 में फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक ऐसे ही एक ओलिगोपोली मार्केट का एग्जाम्पल है। ये कार्टेल दुनिया के लार्जेस्ट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व्स होल्ड करने वाले मेंबर कंट्रीज से बना है, जिसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। 1975 तक ये 13 मेंबर का ग्रुप बन चुका था, जिनका मकसद था मेंबर कंट्रीज के बीच पेट्रोलियम पॉलिसीज को यूनिफाई करना ताकि सिक्योर और स्टेबल प्राइसिंग इंश्योर की जा सके। 2016 में जब ऑयल प्राइसेस में एक मेजर गिरावट आई तो ओपेक ने 10 और ऑयल प्रोड्यूसर्स से मिलकर ओपेक प्लस एस्टैब्लिश किया। दुनिया का ये सबसे लंबा चलने वाला और पावरफुल कार्टेल ऑयल के सप्लाई और प्राइस को कंट्रोल करते हुए दुनिया भर में एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक लेवरेज एंजॉय करता है। दरअसल इस ओलिगोपोली के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ऑयल एक्सट्रैक्शन में दूसरे इंडस्ट्रीज के मुकाबले हाई वैल्यू इक्विपमेंट मेंटेन करना पड़ता है और स्मॉल नंबर ऑफ मैन पावर। ऐसे में जहां स्मॉल कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकते, वहीं ओपेक जैसे कार्टल्स प्रोडक्शन कॉस्ट के कंपैरिजन में हायर रिटर्न्स एंजॉय करते हैं। ओपेक प्लस आज 50% ग्लोबल ऑयल सप्लायर्स और 90% प्रूवन रिजर्व्स कंट्रोल करता है। इस डोमिनेंट पोजीशन के चलते ऑयल प्राइस पे उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। उसका मेन टारगेट रहता है सप्लाईज को कम करके प्राइसेस हाई रखना ताकि मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन की जा सके। दूसरी तरफ कभी कभी सप्लाई कट्स के बजाय ओपेक प्रोडक्शन को बूस्ट करने का डिसीजन भी लेता है ताकि रेवेन्यू इंक्रीज किया जा सके। सऊदी अरेबिया और रशिया जैसे लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर्स के पास ये पावर होती है कि वो फुल कैपेसिटी में ऑपरेट करने वाले ओपेक मेंबर्स के कंपैरिजन में अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। ऐसे में ये साफ है कि ऑयल की अवेलेबिलिटी के पीछे
प्राइस कंट्रोल एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के चलते ग्लोबल लॉकडाउन के समय ऑयल की डिमांड तेजी से गिर गई। नेचुरल ऑयल प्राइसेस में हिस्टोरिक फॉल देखा गया और मैसिव प्रोडक्शन कट के बाद भी ओपेक प्राइस को स्टेबलाइज नहीं कर पाया। लेकिन पैंडेमिक रेस्ट्रिक्शंस खत्म होने के साथ साथ प्राइस और डिमांड रिकवर होने लगे। जहां 2020 में ऑयल प्राइस $17 पर बैरल था, वहीं अक्टूबर 2021 तक ये $80 पर बैरल से भी ज्यादा हो चुका था। फरवरी 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, तब फिर से ऑयल प्राइसेस राइज करने लगे और जून तक ये $115 पर बैरल तक पहुंच गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया को ये डर था कि यूक्रेन पे किए गए एग्रेशन के जवाब में वेस्ट रशियन ऑयल को बैन कर देगा। ऐसे में सैंक्शंस लागू होने के पहले ही कुछ कंट्रीज पैनिक बाइंग मोड में चलने लगी। लेकिन जैसे जैसे ये वॉर चलता रहा, रशियन ऑयल का परचेज गिरता गया और साथ ही उसका प्राइस। ओपेक के सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रशिया द्वारा छिड़ी गई ये जंग अभी भी चल रही है और यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे यूएसए और यूरोप के साथ उसके टेंशन के चलते ऑयल मार्केट में हलचल मची हुई है। हाल ही में ग्लोबल रिसेशन से डरते हुए ओपेक प्लस ने यह ऐलान किया है कि वो 2 मिलियन बैरल्स पर डे तक प्रोडक्शन कट करेंगे ताकि गिरते प्राइसेस को स्टेबलाइज किया जा सके। नवंबर से इफेक्टिव होने वाला ये कट ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 2% रिप्रेजेंट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मैसिव अमाउंट है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल रिसेशन के कंसर्न्स आगे बढ़ते रहे तो प्रोडक्शन कटबैक्स के थ्रू सप्लाई टाइटन करना मुश्किल हो जाएगा। खैर, ये पूरा सिनेरियो ओपेक मैकेनिज्म को समझने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह वो ग्लोबल इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें ये भी पता चलता है कि ऑयल की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी होने के बावजूद उसका अनलिमिटेड प्रोडक्शन ऐसे ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट के लिए सूटेबल नहीं है। यही नहीं, ऑयल मार्केट का ये मैकेनिज्म पीक ऑयल के कॉन्सेप्ट को भी क्वेश्चनेबल बनाता है। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, कॉमन लॉजिक ये कहता है कि अगर दुनिया का करंट ऑयल कंजम्पशन पैटर्न चलता रहा तो इन फ्यूचर ऐसा एक समय आएगा जब ये नेचुरल रिसोर्स खत्म हो जाएगा। ऐसे ही एक सिचुएशन की पॉसिबिलिटी को मानते हुए कुछ ऑब्जर्वर्स पीक ऑयल थ्योरी को सामने लाते हैं। पीक ऑयल थ्योरी ये कहती है कि एक समय ऐसा आएगा जब क्रूड ऑयल जैसे कन्वेंशनल सोर्सेज अपने मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी रीच करने के बाद डिक्लाइन करते रहेंगे। कन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब है इजीली एक्सेसिबल डिपॉजिट्स, जिन्हें ऑनशोर या ऑफशोर वेल्स में पाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पीक ऑयल सिचुएशन को डिटरमाइन करना मुश्किल है क्योंकि अजम्पशंस और वेरिएबल्स बदलते रहते हैं। पीक ऑयल भी प्राइसेस और अवेलेबल टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, कन्वेंशनल सोर्सेज के अलावा कुछ अनकन्वेंशनल सोर्सेज भी होते हैं, जैसे ऑयल सैंड्स और ऑयल शेल्स। ऐसे डिपॉजिट से ऑयल एक्सट्रैक्शन काफी एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसके लिए फ्रेकिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए और उसके लिए सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट और लेबर इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहां बात कन्वेंशनली एक्सट्रैक्टेड ऑयल की हो, वहां पीक ऑयल की सिचुएशन शायद आ सकती है। लेकिन अनकन्वेंशनल ऑयल सोर्सेज की पॉसिबिलिटी जब तक है, तब तक ऐसी सिचुएशन प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। दरअसल ऑयल की क्राइसिस उसकी शॉर्टेज ऑफ अवेलेबिलिटी नहीं, बल्कि उसके महंगे होने से डिटरमाइंड होती है क्योंकि नए ऑयल डिपॉजिट्स को हार्नेस करने के लिए एक्सट्रैक्शन एफर्ट्स और भी एक्सपेंसिव होते जाएंगे। इसके अलावा चाइना और इंडिया जैसे मेजर इकोनॉमीज की ग्रोथ के साथ ग्लोबल ऑयल डिमांड भी बढ़ रही है। इसके चलते क्रूड ऑयल प्राइसेस हाई होते रहेंगे। 2020 तक वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन ग्रोथ के चलते ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन करीब 60% इंक्रीज किया है और इस ग्रोथ रेस में चाइना और इंडिया का नाम सबसे सामने आता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के मुताबिक पिछले साल वर्ल्ड वाइड ऑयल कंजम्पशन सप्लाई से लगभग 2.1 मिलियन बैरल पर डे ज्यादा था और इस साल और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। IEA के ऑयल 2018 रिपोर्ट अपने 5 ईयर मार्केट एनालिसिस और फोरकास्ट में कहता है कि ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी 2023 तक 6.4 मिलियन तक ग्रो करेगा। नेचुरली बढ़ते डिमांड और प्रोडक्शन के चलते क्रूड ऑयल रिजर्व्स एनुअली 4 बिलियन टन से ज्यादा रेट में डिप्लीट होते जा रहे हैं। स्टडीज के मुताबिक 1000 बिलियन बैरल ऑफ प्रूवन और प्रोबेबल रिजर्व्स अभी तक रिकवर करना बाकी है। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीक ऑयल थ्योरी एक अनसस्टेनेबल कॉन्सेप्ट है जिसको एम्पिरिकली प्रूव नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जनरल कंसेंसस ये है कि अगर मार्केट्स को फ्रीली फंक्शन करने दिया जाए तो ऑयल सप्लाई कभी एग्जॉस्ट नहीं होगी, एटलीस्ट फिजिकल सेंस में तो नहीं। हालांकि ये पॉसिबल है कि ये एक नीश यानी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बन जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑयल के बढ़ते प्राइसेस के चलते चेंजिंग कंज्यूमर पैटर्न और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑयल सप्लाई को खत्म होने नहीं देगा।
फॉर एग्जाम्पल, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को देखते हुए आज पूरी दुनिया ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर फोकस कर रही है। इसके अलावा ऑयल की महंगाई एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को इनकरेज कर रही है, क्योंकि ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल व्हीकल्स में होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक कार्स या हाइब्रिड्स ऑयल की डिमांड को कट कर सकती हैं और ऑलरेडी कर भी रही हैं। ऐसे में इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि क्या दुनिया अनलिमिटेड ऑयल प्रोड्यूस कर सकती है, बल्कि ये है कि हम ऑयल यूज कितना करना चाहते हैं और किस कीमत पर। कितना ऑयल है और उसकी डिमांड कितनी है, दोनों ही उसके प्राइस पे डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ऑयल की अवेलेबिलिटी ही सिर्फ एक फैक्टर नहीं है जो ऑयल के एक्सट्रैक्शन को डिसाइड करती है, बल्कि ऑयल की अवेलेबिलिटी ओपेक कंट्रीज जैसे ग्रुप और ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, विल ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज बी एबल टू रिप्लेस ऑयल इन द नियर फ्यूचर? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।